नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक बेहद गंभीर लेकिन उतनी ही जीवन रक्षक मेडिकल प्रक्रिया के बारे में बात करने वाले हैं। इस प्रक्रिया का नाम है ग्लोसेक्टोमी। नाम सुनकर शायद थोड़ा डर लगे, और सच कहें तो शरीर पर इसका प्रभाव भी बहुत गहरा होता है। लेकिन कई मरीजों के लिए यह एक नई जिंदगी की शुरुआत, या कहें तो बचने का इकलौता और सबसे ताकतवर जरिया होता है। आज हम द क्लिनिकल मैनुअल ऑफ ग्लोसेक्टोमी सर्जरी एंड केयर के नजरिए से इस पूरे सफर को समझेंगे, बिल्कुल एक मरीज के दृष्टिकोण से, शुरुआत से लेकर एकदम अंत तक। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इस पूरे विश्लेषण को हमने कुछ मुख्य हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम समझेंगे कि ग्लोसेक्टोमी आखिर है क्या, फिर सर्जरी की तैयारी, उसके बाद खुद सर्जिकल प्रक्रिया, सर्जरी के बाद की देखभाल और संभावित जटिलताएं, और सबसे अंत में सबसे जरूरी चीज पुनर्वास और रिकवरी पर नजर डालेंगे। तो चलिए अपने पहले भाग की तरफ बढ़ते हैं, ग्लोसेक्टोमी को समझना। आखिर ये क्या है और इसे क्यों किया जाता है? अगर बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो ग्लोसेक्टोमी एक ऐसी सर्जरी है जिसमें जीभ के किसी एक हिस्से या फिर पूरी की पूरी जीभ को ही शरीर से हटा दिया जाता है। ज्यादातर मामलों में इसे जीभ या ओरल कैविटी यानी मुंह के कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है। हाँ, ये सुनने में वाकई बहुत डरावना लगता है, लेकिन जब बात स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा जैसी आक्रामक बीमारियों, किसी बहुत बड़े आघात या तेजी से फैलते संक्रमण को रोकने की हो, तो ये सर्जरी एक बहुत बड़ा हथियार बन जाती है। सच कहें तो ये अक्सर जिंदगी और मौत के बीच का फासला तय करती है। अब एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि हर ग्लोसेक्टोमी एक जैसी नहीं होती। इसमें अलग अलग स्तर होते हैं। एक तरफ है पार्शल यानी आंशिक ग्लोसेक्टोमी, जिसमें जीभ का केवल एक छोटा सा हिस्सा निकाला जाता है। इसमें अच्छी बात यह है कि इंसान के बोलने और निगलने की क्षमता आमतौर पर सुरक्षित रहती है। लेकिन दूसरी तरफ टोटल ग्लोसेक्टोमी है, यानी पूरी जीभ को हटाना। ऐसा तब किया जाता है जब कैंसर बहुत ज्यादा फैल चुका हो। जाहिर सी बात है, सर्जरी का स्तर जितना बड़ा होगा, रोजमर्रा की जिंदगी पर उसका असर उतना ही गहरा होगा, खासकर आवाज और खाना खाने के तरीके पर। अब आते हैं दूसरे भाग पर, सर्जरी की तैयारी। ये एक बेहद अहम फैसला होता है। किसी भी बड़ी सर्जरी को करने से पहले डॉक्टर बहुत सोच विचार करते हैं। कुछ ऐसे स्पष्ट कारण होते हैं जिनकी वजह से ये सर्जरी जरूरी हो जाती है, जैसे जीभ का कैंसर या कोई गंभीर चोट। इन्हें हम इंडिकेशंस कहते हैं। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी है, यानी वो स्थितियां जब सर्जरी नहीं की जा सकती। मान लीजिए अगर मरीज की सामान्य शारीरिक स्थिति बहुत कमजोर है, या दिल और फेफड़ों की कोई गंभीर बीमारी है, या फिर कैंसर शरीर में इतना फैल चुका है कि उसे निकाला ही नहीं जा सकता। ऐसे में सर्जरी करना खतरनाक हो सकता है। सच तो ये है कि बीमारी को पहचानने से ज्यादा जरूरी ये तय करना होता है कि मरीज इस भारी भरकम प्रक्रिया को झेलने के लिए शारीरिक रूप से तैयार है या नहीं। अब मान लेते हैं कि सर्जरी का फैसला हो गया है। इसके बाद शुरू होती है एक बहुत ही कड़ी तैयारी। सिर्फ पुरानी मेडिकल हिस्ट्री देखना ही काफी नहीं होता। इसमें बायोप्सी, सीटी स्कैन, एमआरआई और पीईटी स्कैन जैसी बहुत ही गहरी जांचें की जाती हैं। एनेस्थीसिया के जोखिम को कम करने के लिए 6 से 8 घंटे तक मरीज को भूखा प्यासा यानी एनपीओ रखा जाता है। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी चीज जो अक्सर नजरअंदाज हो जाती है, वो है मनोवैज्ञानिक तैयारी। ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले किसी भी इंसान को मानसिक रूप से तैयार करना बेहद जरूरी है, क्योंकि शरीर में होने वाले बदलाव जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देने वाले होते हैं। चलिए अब तीसरे भाग की ओर बढ़ते, खुद सर्जिकल प्रक्रिया, ऑपरेशन रूम में होने वाली वो सटीक और नाजुक कार्रवाई। ऑपरेशन रूम के अंदर का माहौल बहुत ही नपातुला और व्यवस्थित होता है। सबसे पहले एनेस्थीसिया और वायु मार्ग प्रबंधन किया जाता है। कई बार सांस लेने में दिक्कत ना हो, इसके लिए गले में छोटा सा छेद बनाते हैं, जिसे ट्रेकियोस्टोमी कहते हैं। इसके बाद बारी आती है ट्यूमर को पहचानने और उसे सुरक्षित मार्जिन के साथ निकालने की। ये सुरक्षित मार्जिन बहुत अहम शब्द है। इसका मतलब है कि बीमारी वाले हिस्से के साथ साथ थोड़ा सा स्वस्थ हिस्सा भी निकाला जाता है, ताकि एक भी कैंसर कोशिका पीछे ना रह जाए। अगर कैंसर फैल गया हो तो गर्दन के लिम्फ नोड्स भी साफ किए जाते हैं। और आखिर में होता है पुनर्निर्माण, यानी बांह या जांघ से स्किन और मसल्स लेकर जीभ को दोबारा बनाना। कुल मिलाकर सांस की नली को सुरक्षित रखना और कैंसर को जड़ से खत्म करना इस ऑपरेशन के सबसे बड़े लक्ष्य होते हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे भाग पर, सर्जरी के बाद की देखभाल और संभावित जटिलताएं। ये समय बहुत नाजुक होता है। ऑपरेशन के बाद रिकवरी का एक पूरा क्रम होता है।
शुरुआती घंटों में मेडिकल टीम का पूरा फोकस सिर्फ सांस लेने की नली और ट्रेकियोस्टोमी की देखभाल पर होता है। ये सच में जीवन रक्षक काम है। फिर शुरुआती दिनों में दर्द कम करने की दवाएं दी जाती हैं और नाक की नली के जरिए खाना दिया जाता है। जैसे जैसे सुधार होता है वैसे वैसे मुंह से तरल पदार्थ लेना और मुंह की साफ सफाई का काम शुरू होता है। और फिर आता है लंबा चरण, जहां एस्पिरेशन यानी खाने को सांस की नली में जाने से रोकने के लिए स्पीच और निगलने की थेरेपी दी जाती है। ये आईसीयू केयर से लेकर रोजमर्रा के काम खुद करने तक का एक लंबा सफर है। अब इतनी बड़ी सर्जरी है तो जाहिर सी बात है जोखिम भी बड़े होंगे। हमें इन्हें बहुत ही व्यवहारिक नजरिए से देखना होगा। शुरुआती जटिलताओं की बात करें तो बहुत ज्यादा खून बहना, सूजन की वजह से सांस की नली में रुकावट आना, संक्रमण या एस्पिरेशन का खतरा रहता है। और अगर लंबी अवधि के जोखिमों को देखें तो जिंदगी भर बोलने या निगलने में तकलीफ, कुपोषण, कैंसर का वापस लौट आना या चेहरे की बनावट में बदलाव जैसी चीजें हो सकती हैं। इन जोखिमों को जानकर ही हम समझ पाते हैं कि मरीज को सुरक्षित रखने के लिए डॉक्टरों और नर्सों को कितनी कड़ी और लगातार निगरानी करनी पड़ती है। यहीं पर नर्सिंग स्टाफ की भूमिका किसी फरिश्ते से कम नहीं होती। सांस पर नजर रखना, घाव की देखभाल करना और दवाइयां देना तो उनका काम है ही, लेकिन इसमें एक बहुत ही गहरा मानवीय पहलू भी है। सोचिए, सर्जरी के तुरंत बाद मरीज कुछ बोल नहीं सकता। ऐसे समय में अपनी बात समझाने के लिए एक साधारण सा राइटिंग बोर्ड यानी लिखने वाला बोर्ड सबसे जरूरी उपकरण बन जाता है। अपने परिवार से जुड़ने और अपनी ज़रूरतें बताने का ये एकमात्र तरीका होता है और मानसिक रूप से मजबूत बने रहने के लिए ये छोटी सी चीज़ बहुत बड़ा काम करती है। अब हम पहुंच गए हैं अपने अंतिम भाग पर, पुनर्वास और रिकवरी, यानी जीवन को फिर से पटरी पर लाना। एक बात तो साफ है, ग्लोसेक्टमी के बाद जिंदगी को दोबारा संवारना सिर्फ एक घाव भरने तक सीमित नहीं है। ये एक पूरा होलिस्टिक यानी समग्र दृष्टिकोण है। इसमें लगातार स्पीच थेरेपी लेनी पड़ती है, खाना निगलने के नए तरीके सीखने के लिए व्यायाम करने पड़ते हैं, सही पोषण का ध्यान रखना होता है और सबसे ज़रूरी गहरे मनोवैज्ञानिक परामर्श की ज़रूरत होती है। ये कोई एक इंसान का काम नहीं है, बल्कि पूरी एक टीम मिलकर काम करती है ताकि उस मरीज का आत्मविश्वास और उसकी जीवन शैली वापस लौट सके। ये सच में कमाल की बात है कि कैसे सब मिलकर एक नई शुरुआत करते हैं। अगर हम लंबी अवधि के परिणामों पर नज़र डालें तो सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि कैंसर किस स्टेज पर था, ट्यूमर कितना बड़ा था और क्या वो लिम्फ नोड्स तक फैल चुका था। इसी वजह से हम अक्सर सुनते हैं कि किसी भी बीमारी, खासकर ओरल कैंसर में, शुरुआती पहचान बहुत बहुत मायने रखती है। बीमारी जितनी जल्दी पकड़ में आएगी, इस कठिन सर्जरी के बाद इंसान के लंबे और स्वस्थ जीवन जीने की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी। ये बात हम सबको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है। जब हमारे बातचीत करने और खाना खाने के सबसे अहम जरिए हमेशा के लिए बदल जाते हैं, तो इंसानी जज्बा और उसकी ढलने की क्षमता कैसे जीत हासिल करती है। ग्लोसेक्टोमी की ये पूरी प्रक्रिया सिर्फ मेडिकल साइंस का चमत्कार नहीं है, ये उन अनगिनत लोगों की बेमिसाल हिम्मत और इच्छा शक्ति की कहानी है जो इस मुश्किल दौर से गुजरते हैं। उम्मीद है कि इस विश्लेषण से इस बेहद जटिल लेकिन जिंदगी बचाने वाली प्रक्रिया के बारे में कई नई बातें जानने को मिली होंगी।